हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर सीबीएसई क्लास। ये क्लास 11th के लिए सेट्स पर बेस्ड हमारा 15th वीडियो लेक्चर है। इसके पीछे के वीडियो लेक्चर में हमने लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स की शुरुआत की थी, जिसमें हमने टू लॉज का स्टडी किया। आई मीन फर्स्ट इज इडेम्पोटेंट लॉ एंड सेकेंड इज आइडेंटिटी लॉ। ओके, और उसी लेक्चर में हमने बताया था कि इसमें लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स में कुल मिला के कुल 6 लॉज है, आई मीन 6 थ्योरम्स हैं, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, तो 2 लॉ तो हमने पीछे के वीडियो में पढ़ लिया है, आइडेंटिटी और इडेम्पोटेंट लॉ। अब आगे के जो लॉज हैं, आई मीन जो रिमेनिंग 4 लॉज हैं, उनको हम स्टेप बाय स्टेप इस लेक्चर में देखेंगे। क्लियर? द थर्ड इज कम्यूटेटिव लॉज। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी, क्लियर, वी हैव ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। आई मीन ए का बी के साथ यूनियन लीजिए या बी का ए के साथ यूनियन लीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो दोनों सेम ही होगा। क्लियर? और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है, ये सेकंड लॉ। सेकंड लॉ मीन्स कम्यूटेटिव लॉ के ही अंतर्गत ये हमारा यूनियन के लिए है और ये इंटरसेक्शन के लिए है। क्लियर? अब ये लॉज को प्रूफ कैसे करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। मैंने एक नीचे भी लिखा है कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर कम्यूटेटिव। जब भी एक कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव या आइडेंटिटी या इडेम्पोटेंट ये जो लॉज होते हैं वो कोई ना कोई ऑपरेशन के लिए होते हैं, कोई नंबर्स के लिए नहीं होता है। जैसे अक्सर हम 3 + 4 इज इक्वल टू 4 + 3 ऐसा लिखा हो तो हम अक्सर कह देते हैं कि 3 और 4 कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, जबकि ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है। इट इज रॉन्ग टू से 3 और 4 कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ये जो ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है। उसी तरह यूनियन भी एक तरह का ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन भी ऑपरेशन है। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स में जो माइनस था वो भी ऑपरेशन है। सिमेट्रिक डिफरेंस में जो ट्रायंगल जैसा बनाया था सिंबल, वो भी हमारा एक ऑपरेशन ही था। ये जो ऑपरेशन होते हैं वो लॉज को फॉलो करते हैं। आई मीन यहाँ पे जो एडिशन ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ना कि 3 और 4 कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? लेकिन अक्सर ऐसा हम बोल देते हैं कि 3 और 4 कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। 3 और 4 नहीं फॉलो कर रहा है, प्लस फॉलो कर रहा है। मैंने एडिशन जो ऑपरेशन है वो फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर भी जो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करने वाला ऑपरेशन है वो क्या है? यूनियन है। और यहाँ पे जो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करने वाला जो ऑपरेशन है वो क्या है? इंटरसेक्शन है। आई मीन यूनियन और इंटरसेक्शन ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? कम्यूटेटिव लॉ यही कहता है कि आर्डर को आगे पीछे करने से रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ पे 3 + 4 कहिए या 4 + 3 कहिए, इसका जो बोथ रिजल्ट्स होगा, बोथ रिजल्ट्स से दोनों रिजल्ट क्या आएंगे? एक ही आएंगे। तो ये कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि आर्डर, कोई एलिमेंट है उसके आर्डर को अगर हम आगे पीछे करें तो रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर। यही अगर सब्ट्रैक्शन का केस होता हो, जैसे 3 - 4 या 4 - 3, क्या रिजल्ट एक ही आएगा? जाहिर सी बात है कि रिजल्ट एक ही नहीं आएगा, क्योंकि ये -1 दे रहा है, ये 1 दे रहा है। इसका मतलब ये हम कहेंगे क्या कि जो सब्ट्रैक्शन जो कि एक तरह का ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन भी एक ऑपरेशन है, जो सब्ट्रैक्शन जो कि एक तरह का ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्लियर? रियल नंबर के लिए। तो ये हमारा है, वही यहाँ पे लिखा, वही यहाँ जहाँ प्लस है वहां माइनस है। ये जो ऑपरेशंस हैं उसी ऑपरेशंस के जगह यहाँ पे क्या गया? यूनियन और इंटरसेक्शन आ गया। तो हमें यूनियन और इंटरसेक्शन के केस में कम्यूटेटिव लॉ का स्टडी करना है। फॉलो तो करता है, हमें उसको प्रूफ करना है, लॉजिकल मेथड। पीछे के लेक्चर में हमने 2 ऑपरेशंस को प्रूफ किया है, ठीक उसी को बेस बना के हम इन दोनों ऑपरेशंस को, आई मीन ये दोनों जो लॉज हैं, इन दोनों लॉज में इन दोनों ऑपरेशंस को भी प्रूफ करेंगे कम्यूटेटिव लॉ के लिए। क्लियर? तो हम क्या तरीका है, वेज क्या है, पीछे हमने बताया भी है, उसको आप देख लीजिए पीछे के लेक्चर में। 2 सेट्स को इक्वल कब दिखाते हैं? मतलब इक्वल कब होता है? 2 सेट्स। तो 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर सबसेट ऑफ ईच अदर। मैंने एक नया डेफिनेशन बताया था पीछे के लेक्चर में। ओके, पुराना डेफिनेशन भी है, इक्वल सेट्स मींस 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट। लेकिन अगर 2 सेट को इक्वल दिखाना है तो अगर ए और बी 2 सेट्स हैं, ए को बी का सबसेट प्रूफ कर दीजिए, बी को ए का सबसेट प्रूफ कर दीजिए, तो दोनों सेट्स हमारे क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ए यूनियन बी भी एक तरह का सेट है और बी यूनियन ए भी एक तरह का सेट ही है।
ए यूनियन बी भी कोई ना कोई सेट ही आएगा रिजल्ट, और बी यूनियन बी एक सेट ही आएगा। तो अगर हम दिस का सबसेट प्रूफ कर दें, आई मीन एलएचएस को आरएचएस का सबसेट और आरएचएस को एलएचएस का सबसेट प्रूफ कर दें, तो ये दोनों जो कंडीशंस हैं, आई मीन एलएचएस एंड आरएचएस बोथ इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। ओके, चलिए हम प्रूफ करते हैं। इसको सबसेट प्रूफ करने के लिए ए यूनियन बी का जो भी एलिमेंट होगा, सपोज ए यूनियन बी का अगर एक्स एलिमेंट है तो यही एक्स इसका भी एलिमेंट हो जाना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ए यूनियन बी इसका सबसेट है। अगर बी यूनियन ए में कोई एलिमेंट वाई है तो वही वाई इसका भी एलिमेंट होना चाहिए, तब इस केस में हम कहेंगे कि बी यूनियन ए जो है ए यूनियन बी का सबसेट है। क्लियर? देखते हैं हम इसको प्रूफ करते हैं। पहले हम लेट कर लेते हैं व्हाट, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ये क्या इंप्लाई कर रहा है? अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट इंप्लाई? x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, आई मीन ए यूनियन बी में कोई एलिमेंट है। ओके, देख लीजिए यहाँ पे, सपोज a इज इक्वल टू 1 2 एंड b इज इक्वल टू 2 3, देन a यूनियन b इज इक्वल टू 1 2 3। अगर a यूनियन b में कोई एलिमेंट है, a यूनियन b में 1 2 3, यही x हो गया। ए यूनियन बी में कोई एलिमेंट है तो वो एलिमेंट ए में ढूंढने पे मिलेगा, अगर ए में नहीं मिल रहा है तो बी में गारंटेड मिल जाएगा। क्लियर? किसी ना किसी एक सेट में तो होगा ही, दोनों सेट में भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी ना किसी एक में तो होंगे। तो जहां यूनियन होता है वहां पे और का यूज करते हैं, जहां इंटरसेक्शन होता है वहां पे एंड का यूज करते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन में अगर कोई एलिमेंट है तो दोनों सेट में गारंटेड चाहिए। अगर यूनियन में कोई एलिमेंट है तो दोनों सेट में नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन किसी ना किसी एक सेट में तो जरूर चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, यही हमारा x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, जहां मैं यूनियन को डिफाइन किया हूं पीछे के लेक्चर में, वहां मैं इस लाइन को लिखा हूं नोट करके नीचे, उसको देख लीजिए। x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। आगे फिर देखिए, इसके क्रम को आगे पीछे आर्डर को किया जा सकता है। अभी हम अनावश्यक और ऐसे ही प्रूफ करने के लिए मैं नहीं कर रहा। ये जो और होता है ओ आर, यह भी एक तरह का ऑपरेशन है, जैसे एडिशन ऑपरेशन था, प्लस सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, यूनियन ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन है, उसी तरह और भी एक तरह का ऑपरेशन ही होता है, और यह ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसलिए हम इस ऑर्डर को आगे पीछे कर सकते हैं। हम अपने मन से और अपनी इच्छा से नहीं कर रहे। आई मीन एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए, ऐसा लिखा जा सकता है। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जो और है ओ आर, जो कि एक ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। चाहे तो यहाँ ब्रैकेट में हम यहाँ सिंस करके इधर साइड में लिख सकते हैं, व्हाट सिंस और, जो और होता है वो क्या करता है, फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। ओके, जो और ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसलिए हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अब आगे देखिए, इसके बाद अब कैसे लिखेंगे, दिस के बाद दिस इंप्लाई, ये जो मैं ब्रैकेट में लिखा है उसको आप साइड में भी लिख सकते हैं। दिस इंप्लाई व्हाट, इफ x बिलोंग्स टू बी एंड आर एक्स बिलोंग्स टू ए, कोई एलिमेंट बी में है, सेट बी में है, या वो एलिमेंट ए में है, तो यूनियन में तो आएगा ही। ए या बी दोनों में से किसी भी एक सेट में हुआ तो यूनियन में गारंटेड आने ही वाला है। क्लियर? तो x बिलोंग्स टू बी है और x बिलोंग्स टू ए है, इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। x बी में है या ए में है, दोनों में से किसी में भी होगा तो यूनियन में आ जाए। आई मीन x बिलोंग्स टू बी यूनियन। अब देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, आई मीन x ए यूनियन बी का एलिमेंट है। क्लियर? और वही x बी यूनियन ए का भी एलिमेंट है, आई मीन ए यूनियन बी के सभी एलिमेंट बी यूनियन ए में हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। यहाँ पे डाइटिस करके क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। दिस इज आवर इक्वेशन। ओके, तो मैंने तो ये प्रूफ कर दिया, एलएचएस इज ए सबसेट ऑफ आरएचएस। अब आरएचएस इज ए सबसेट ऑफ एलएचएस हमें प्रूफ करना है, वो कैसे करेंगे? तो अब आरएचएस ले लीजिए। हम तो ऐसे बुक्स में सिमिलरली करके लिख दिया है, ऐसे मैं एक दिखा दे रहा हूं, इसको भी कैसे इसको प्रूफ करेंगे। लेट y बिलोंग्स टू व्हाट, y बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, y बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। y बिलोंग्स टू बी यूनियन ए मींस y बिलोंग्स टू बी और इसी तरह
y बिलोंग्स टू ए, फिर यहाँ अगर हम चेंज करेंगे तो y बिलोंग्स टू, इसको पहले लिख लीजिए, इसको पीछे लिख लीजिए। ओके, क्यों लिखेंगे? क्योंकि और जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। फिर आगे लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू, यहाँ y a में है या y b में है, तो किसी ना किसी एक में है तो यूनियन में तो होगा ही, तो y बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब देखिए y b यूनियन a का एलिमेंट और b यूनियन a का जो एलिमेंट है वो एलिमेंट a यूनियन b में भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि b यूनियन a ये सबसेट ऑफ b यूनियन a ये सबसेट ऑफ a यूनियन b। दिस इज इक्वेशन। देखिए यहाँ पे LHS इज अ सबसेट ऑफ RHS, RHS इज अ सबसेट ऑफ LHS। अगर ऐसा प्रूफ हो जाता है तो दोनों सेट्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। जैसा सपोज A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 1 2 3। ओके, यहाँ पे A में भी 1 2 3 है, B में भी 1 2 3। आई मीन A के सभी एलिमेंट B में है, B के भी सभी एलिमेंट A में है। आई मीन A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। ऐसे केस में A इज इक्वल टू B होता है। यहाँ पे LHS इज अ सबसेट ऑफ RHS, इक्वेशन 1 है। RHS इज अ सबसेट ऑफ LHS, इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं? A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। हेंस प्रूफ। ओके, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ क्या हो गया? प्रूफ हो गया लॉजिकल वे से, लॉजिकल मेथड से। ये हमारा थर्ड लॉ था। चलिए हम फोर्थ लॉ देखते हैं, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। क्लियर? ओके, ये मैंने एसोसिएटिव लॉ लिखा हुआ है जो कि फोर्थ लॉ है। एसोसिएटिव लॉ क्या है? फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, किसी थ्री सेट्स ए बी एंड सी के लिए ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। आपको लग रहा है कि एक ही जैसा लिखा हुआ, एक ही जैसा नहीं लिखा हुआ, इसमें ब्रैकेट का हेरफेर है। पहले मैंने ए को शिफ्टेड रखा है और बी और सी को एक ब्रैकेट में लिखा है। सेकंड में ए और बी को मैंने एक ब्रैकेट में किया और सी को बाहर किया। आई मीन अगर थ्री सेट्स दिए गए हों तो उन थ्री सेट्स में से किसी भी दो सेट को एक साथ लेके जो यूनियन ऑपरेशन है वो लगाइए, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट का ए के साथ यूनियन जो ऑपरेशन है वो लगाइए, तो जो रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्ट वही आएगा जो मैंने इस केस में बी और सी को एक साथ सॉल्व किया है पहले लेके, और देन ए के साथ यूनियन लिया है। इसमें मैंने क्या किया है कि ए और बी को सबसे पहले यूनियन से मैंने सॉल्व किया है, ये ऑपरेशन लगा के रिजल्ट निकाला है, और जो रिजल्ट आया है फिर उसके साथ यूनियन सी मैंने लिया, राइट हैंड साइड में सी लेके। तो ये ब्रैकेट के आगे पीछे करने से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही एसोसिएटिव लॉ कहता है। क्लियर? ए यूनियन बी यूनियन सी कीजिए, चाहे ए यूनियन बी पहले निकाल लीजिए तब यूनियन सी निकालिए, तो इससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? यही चीज इंटरसेक्शन के भी केस में है। इंटरसेक्शन के लिए भी अगर हम ब्रैकेट को आगे पीछे लगाते हैं, ऑर्डर सेम रखना। ऑर्डर सेम मीन्स जैसे यहाँ फर्स्ट में ए, सेकंड बी, थर्ड सी है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट ए देन बी देन सी। क्लियर? केवल ब्रैकेट हम ऐसे ऐसे किए। हालांकि इस केस में हम बी और ए को आगे पीछे भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक जो रूल है लिखने का वो यही है कि हम ऑर्डर सेम रखेंगे। आई मीन फर्स्ट यहाँ पे ए है, देन बी है, देन सी है, यहाँ ए बी सी, ऐसे ही क्रम तो वही है, लेकिन केवल हम ब्रैकेट जो है पहले बी और सी को यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में ऐसे सॉल्व किए हैं, और यहाँ पे ए और बी को पहले सॉल्व किए हैं, देन सी को हम सॉल्व किए हैं। कैसे सॉल्व किए हैं? वही यूनियन का जो ऑपरेशन है उसको लगा के सॉल्व। चलिए देखते हैं, दैट इज यूनियन एंड इंटरसेक्शन और एसोसिएटिव। यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों क्या होते हैं? एसोसिएटिव होते हैं। ऐसे जो प्लस होता है, आई मीन एडिशन जो ऑपरेशन है, वो भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। सब्ट्रैक्शन तो नहीं करता, लेकिन प्लस जो होता है वो सॉल्व करता है। सपोज 3 + 4 + 5 इसको सॉल्व कीजिए, या 3 + 4 ऐसे ऐसे इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने के तरीके बदल जाएंगे, देखिए रिजल्ट एक ही है। जैसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 3 + 4 + 5 क्या होगा? 9, और 9 3 व्हाट 12। यहाँ पे क्या होगा? तो पहले 3 और 4 सॉल्व हुआ, तो देखिए यहाँ पहले मैंने 3 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, फिर ये 5 आया, तो देखिए दोनों अलग अलग, यहाँ 3 9 दिख रहा है, यहाँ 7 5 दिख रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या है? 12 ही है। ओके, तो इस तरह ब्रैकेट के आगे पीछे लगाने से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यही एसोसिएटिव लॉ कहता है। 3 सेट्स के लिए, 3 नंबर्स के लिए, आई मीन जो एडिशन ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है रियल नंबर के लिए। वही एडिशन के जगह पे हमने क्या लिखा है यहाँ पे? यूनियन। क्लियर? चलिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने का वही तरीका है, लेट व्हाट
ये LHS is a subset of RHS, RHS is a subset of LHS. So let X belongs to A union B union C. Clear? तो यूनियन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? जैसे कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में है, इसका क्या मतलब है? कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में है तो वो एलिमेंट या तो ए में होगा या बी में होगा, और लगाते हैं बीच में। तो एक्स जो है ए यूनियन दिस, ये एक सेट है, बी यूनियन सी भी एक सेट है, इन दोनों के यूनियन में है। तो इसका क्या मतलब है कि एक्स जो होगा या तो ए में होगा, जहां यूनियन लगा हुआ है वहां पे, और एक्स जो है वो बी यूनियन सी में होगा। ओके, ऐसे मैंने लिख लिया। क्लियर? अब आगे लिखते हैं। आगे क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी को ब्रेक करेंगे तो कैसे होगा? एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, आई मीन एक्स बी यूनियन सी में है, तो कोई एलिमेंट बी यूनियन सी में है तो वह एलिमेंट या तो बी में होगा, बी में नहीं मिल रहा है तो सी में होगा। दोनों में से किसी ना किसी एक में तो गारंटेड है ही, तभी यूनियन में आया है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। क्लियर? अब क्या कीजिए, हमारा टारगेट ये है, आई मीन ए यूनियन बी को एक ब्रैकेट में ले आना है। ए यूनियन बी को एक ब्रैकेट में ले आने के लिए हम दिस और दिस को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको अलग से सेपरेट कर देंगे। क्लियर? ऐसा लिखा जा सकता है, और ये भी हम अपनी इच्छा से और अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। ये जो और होता है ओ आर, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आई मीन एसोसिएटिव लॉ को ये जो और है फॉलो करता है, इसलिए हम एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, इसको एक साथ लिख के और इसको हम अलग ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ब्रैकेट को आगे पीछे करके लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो और है यहां पे लिख सकते हैं सिंस जो और है, और ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है और फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, इसलिए हमने लिखा। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू है, कोई एलिमेंट ए में है या वही एलिमेंट बी में है, तो यूनियन में तो गारंटेड होगा, आई मीन x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। क्लियर? इसके जगह पर मैंने ये लिख दिया। फिर और x बिलोंग्स टू सी। ओके, फिर क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू यूनियन बी और x बिलोंग्स टू, जहां और है वहां यूनियन लगा लेंगे, आई मीन x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। यहाँ और है तो यहाँ और के जगह पे ऐसे ऐसे। क्लियर? जैसे x ए यूनियन बी में है या x सी में है, इसका मतलब क्या होगा कि x इन दोनों के तो यूनियन में गारंटेड होगा। दोनों में से ए यूनियन बी या सी में से किसी ना किसी में x है, और मीन्स या दोनों में से किसी ना किसी x में है, तो इन दोनों के यूनियन में तो गारंटेड है। अब यहाँ देखिए, जो x है वो इस सेट का एलिमेंट है, किसका? ए यूनियन बी यूनियन सी का एलिमेंट है, और वही x इसका भी एलिमेंट है, आई मीन इसका जो एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट इस सेट में पड़ रहा है। हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। दिस इज आवर इक्वेशन 1। ओके, ये सबसेट हो गया। अब इसी तरह हम LHS इज सबसेट ऑफ RHS तो प्रूफ हो गया। अब RHS इज सबसेट ऑफ LHS को हम ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली मैं लिख दे रहा हूं, सिमिलरली का कंसेप्ट यहां लगा दे रहे हैं। सिमिलरली व्हाट? ए यूनियन बी यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इक्वेशन 2, ये 2 हो गया। फ्रॉम 1 and 2 से व्हाट? LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर? जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तब सीधे आगे हम क्या लिखेंगे? यही पहला वाला जो रिजल्ट है वही लिख देंगे। क्लियर? दैट इज फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। हेंस प्रूफ। क्लियर? ये यूनियन के लिए था। चलिए इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। इंटरसेक्शन के लिए भी तो एसोसिएटिव लॉ ट्रू होता है, तो उसको देखते हैं। ये सेकंड के लिए, तो सेकंड के लिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ओके, सेकंड हमारा है ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए, कोई एलिमेंट दो सेट के इंटरसेक्शन में है, इसका क्या मतलब है? यदि कोई एलिमेंट दो सेट के इंटरसेक्शन में है तो वह एलिमेंट दोनों सेट में गारंटेड होने चाहिए, किसी ना किसी एक सेट से काम नहीं चलेगा।
दोनों सेट में होगा तभी इंटरसेक्शन में आएगा, जबकि यूनियन में ऐसा नहीं था। यूनियन में था कि दोनों में से किसी भी एक सेट में है तो यूनियन में आएगा, लेकिन इंटरसेक्शन के लिए दोनों में होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे एंड का यूज किया जाता है, पहले सेट में भी और दूसरे सेट में भी। और यूनियन के लिए हम और का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए क्योंकि दोनों में से किसी भी एक में सेट में होगा तो यूनियन में आएगा। तो अगर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है तो इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। ओके, इसको आगे बढ़ाइए तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी है, x कोई एलिमेंट है जो बी इंटरसेक्शन सी में है। तो अगर बी इंटरसेक्शन सी में x एलिमेंट है तो x बी में भी गारंटेड होगा और सी में भी गारंटेड होगा, दोनों में होने चाहिए। आई मीन x बिलोंग्स टू बी एंड लगता है इंटरसेक्शन के लिए हमेशा हम एंड लगाते हैं। क्लियर? फिर आगे देखिए हमारा टारगेट, देखिए क्या है टारगेट में, ए इंटरसेक्शन बी को एक ब्रैकेट में करना है, तो हम इस ए और बी को एक ब्रैकेट में करेंगे और सी को सेपरेट लिखेंगे। क्लियर? और ऐसा लिखा जा सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जो एंड होता है एंड वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एंड भी एक ऑपरेशन ही है, जैसे प्लस होता है, ठीक, माइनस होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, उसी तरह एंड भी एक ऑपरेशन है जो कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, इसको एक में कर लीजिए, एंड x बिलोंग्स टू सी इधर सेपरेट। अब ये x ए में भी है और x बी में भी है, x ए में भी है और x बी में है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में तो होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ओके, और एंड x बिलोंग्स टू सी। अब देखिए x दिस सेट में है एंड x दिस सेट में है, इसका मतलब कि x इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन में भी गारंटेड होगा। आई मीन x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और यहाँ देखिए x इसका एक एलिमेंट है, माने आई मीन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट है, और वही x इसका भी एलिमेंट है। आई मीन इसका जो एलिमेंट है वो सभी के सभी एलिमेंट इस सेट में भी है। आई मीन दिस इज, यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज आवर इक्वेशन 1। हो गया हमारा LHS इज अ सबसेट ऑफ RHS। उसी तरह सिमिलरली हम RHS इज अ सबसेट ऑफ LHS भी प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली व्हाट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज अ सबसेट ऑफ A intersection B intersection C। दिस इक्वेशन 2। अब फ्रॉम 1 and 2 से दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हैं, दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे इक्वल, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। हेंस ये हमारा एसोसिएटिव लॉ दोनों क्या हो गए, प्रूफ हो गया। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट में हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, चलिए उसको देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? क्लियर? तो ये मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा हुआ है, जरा देख लेते हैं। फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, थ्री सेट्स ए बी सी के लिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू व्हाट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। जैसे मल्टीप्लाई ऐसे लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 7, तो ये कैसे ब्रेक होता है, 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7, ऐसे लिख सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 7 हो तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जहां मल्टीप्लीकेशन है वहां यूनियन समझिए, तो 3 यूनियन, और जैसे 4 है प्लस 7, 7 के जहां प्लस है वहां इंटरसेक्शन समझिए ऐसे। ये कैसे ब्रेक होगा, जहां प्लस है वहां इंटरसेक्शन, जहां मल्टीप्लीकेशन है वहां यूनियन, ऐसे ब्रेक होगा। 3 मल्टीप्लाई 4 आई मीन 3, और मल्टीप्लाई मीन्स ये यूनियन, ओके, प्लस प्लस मीन्स इंटरसेक्शन, 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मीन्स यूनियन, देखिए ब्रेक हो गया। क्लियर? इसके लॉजिक पे ये तो आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे। जो मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। क्लियर? मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, लेकिन एडिशन नहीं होता है, ये भी ध्यान देना। क्लियर? एडिशन ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, किस पर, तो ओवर एडिशन पर। उसी तरह यहाँ पे लिखा गया है कि जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटिव है, जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूटिव है। क्लियर? वह यहां पर मैंने लिखा दैट इज यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर
पहले यूनियन यहाँ लिखा है, तो जो यूनियन होगा वो इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो इंटरसेक्शन होगा वो यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंटरसेक्शन यूनियन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव है और यूनियन इंटरसेक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव है। और इसको ब्रेक कैसे करेंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई प्लस लिख के जैसे ब्रेक होता है वैसे ये सिंपली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करना हो तो वही LHS ये सबसेट ऑफ RHS, RHS ये सबसेट ऑफ LHS, यही लॉ है, यही लॉजिक है, ऐसे ही प्रूफ करते हैं। हम क्या लिखेंगे, लेट x बिलोंग्स टू LHS, LHS मीन्स A यूनियन B इंटरसेक्शन C। इसका क्या मतलब हुआ, ये A है, ये कोई एलिमेंट है और ये पूरा एक एलिमेंट है, बीच में यूनियन है। आई मीन x बिलोंग्स टू A यूनियन दिस, ये दो सेट के यूनियन में, यूनियन में तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू A R, यूनियन के लिए और लिखते हैं, x बिलोंग्स टू B यूनियन C, ओके। देन x बिलोंग्स टू A R, x बिलोंग्स टू B यूनियन C का क्या मतलब है, x सॉरी इंटरसेक्शन है यहाँ पे, x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C, आई मीन x B इंटरसेक्शन C में है, तो इंटरसेक्शन के लिए एंड का यूज किया जाता है, x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C, ओके। अब देखिए ये कैसे आगे ब्रेक होगा, तो जो और होता है और वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है एंड के ऊपर, आई मीन और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे सिंस और, ये जो और एक ऑपरेशन है इज डिस्ट्रीब्यूटिव और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड, क्लियर। जैसा अभी मैं डिलीट किया, इरेज किया था कि जो प्लस होता है मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, ऐसा लिखा जा सकता है। आई मीन मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। उसी तरह जो और है इसको मल्टीप्लाई समझ लीजिए, और ये जो एंड है इसको प्लस समझ लीजिए। आई मीन और जो होता है वो एंड पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो कैसे लिखेंगे, दिस, जैसे दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस, ऐसे ही लिखा जाता है। तो जहां मल्टीप्लाई है वहां पे और लिखा जाएगा, तो हम कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, ऐसे एक ब्रैकेट में एंड के बाद फिर x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C, ओके। अब यहाँ x बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू B, आई मीन x बिलोंग्स टू A यूनियन B, ऐसे सिंपली लिख सकते हैं। x A में है या B में है तो ये यूनियन में होगा ही, एंड x बिलोंग्स टू A यूनियन C, क्योंकि यहाँ R लगा हुआ है। आगे फिर क्या हो जाएगा, x A यूनियन B में है एंड x A यूनियन C में है, A यूनियन B में भी है और यूनियन C में भी है, तो इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में तो होगा ही। आई मीन x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ओके। यहाँ देखिए x A यूनियन B इंटरसेक्शन C का एलिमेंट है और यही x इसका भी एलिमेंट है, आई मीन ये जो LHS है ये दिस, इसका क्या हो गया, हमारा सबसेट हो गया। यहाँ दैट इज करके लिख सकते हैं व्हाट, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, दिस इज आवर इक्वेशन 1, ओके। अब सिमिलरली एक तो मैं प्रूफ करके दिखा दिया, सेकंड वाला प्रूफ कर ही लेंगे आप। सिमिलरली जो RHS है वो भी LHS का ऐसे ही क्या हो जाएगा, हमारा सबसेट हो जाएगा, क्लियर, सबसेट हो जाएगा। तो चलिए हम दिखा देते हैं, इसको इरेज करके उसको भी दिखा देते हैं, ये कैसे होगा। ये तो हो गया इक्वेशन 1 हो गया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्लियर। LHS से सबसेट ऑफ RHS हो गया। अब हम सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला मीन्स इसका RHS, लेट y बिलोंग्स टू, y ले लेते हैं और ये RHS ले लेते हैं, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, इसका क्या मतलब, इफ y बिलोंग्स टू, ये पूरा RHS, तो देखिए y बिलोंग्स टू दिस, ये एक सेट है, ये भी दिस सेट है, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है, तो कोई y दिस इंटरसेक्शन इस सेट में भी होगा और y इस सेट में भी होगा। आई मीन y बिलोंग्स टू A यूनियन B and y belongs to A union C, ओके। अब यहाँ यूनियन किसमें ब्रेक होगा, y belongs to A
और y बिलोंग्स टू b, क्योंकि यूनियन है तो r में ब्रेक होगा। y a यूनियन b में है, इसका मतलब y a में होगा या b में होगा। फिर यहाँ एंड है तो मैंने यहाँ एंड लिख लिया। फिर इसके लिए भी एक ब्रैकेट लगा लिया ऐसे, y बिलोंग्स टू a, यहां लगेगा आपका यूनियन है, सॉरी, और y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू c। क्लियर? फिर आगे देखिए, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू c। इसको लिखना है, हमारा टारगेट देखिए ऐसा ही है, a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो यहाँ a मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a, ओके, और फिर यहाँ ब्रैकेट लगाइए, जैसे ये ब्रैकेट है, y बिलोंग्स टू b, यहाँ इंटरसेक्शन है तो हम एंड लिख दीजिए, और y बिलोंग्स टू c ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि ऐसे लिख देंगे तो ये हमारा ऐसे अब लिखा जा सकता है। क्लियर? और ऐसे में अपनी इच्छा से नहीं लिखा, इसको फिर शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है। सपोज जैसे 3 मल्टीप्लाई 4 है प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई या ब्रैकेट में 4 प्लस 5, ओके। वैसा ही तो लिखा गया, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू c। जैसे यहाँ पे 3 कॉमन लिया गया है, वैसे ही y बिलोंग्स टू a कॉमन ले लेंगे, तो ये और यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई यहाँ पे वैसे ही r आएगा, y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c, ब्रैकेट में बच जाएगा, जैसे 4 प्लस 5 बचा है। क्लियर? अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम लिखेंगे y बिलोंग्स टू a और लगा है, यहाँ पे और हो गया, और यहाँ ब्रैकेट में होगा y बिलोंग्स टू यहाँ पे b इंटरसेक्शन c। क्लियर? देन और है तो फिर यूनियन लगेगा, a यूनियन b इंटरसेक्शन c। y a में है या y b इंटरसेक्शन c में है, आई मीन y इन दोनों के यूनियन में है। दिस इज आवर इक्वेशन 2। देखिए जो y है वो दिस सेट का एलिमेंट है, और y दिस सेट का भी एलिमेंट है, आई मीन ये जो दिस सेट है दैट इज a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c is a subset of a union b intersection c, okay। दिस इज आवर इक्वेशन 2। 1 अभी मैं इरेज किया था, उसमें LHS इज सबसेट ऑफ RHS में लिखा था, और ये हो गया हमारा RHS इज सबसेट ऑफ LHS। क्लियर? इस तरह फ्रॉम 1 and 2 से दोनों क्या हो गए, सेट्स इक्वल हो गए, आई मीन दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर? इंटरसेक्शन के लिए भी हम ऐसे ही लॉजिक लगा के हम उसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं इन द सेम मैनर। क्लियर? एक और डिमार्गन लॉ बचता है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, वही लास्ट 6 लॉ है। क्लियर? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो। वो बोर्ड के एग्जामिनेशन में उसका पूछता है, इसका तो नहीं पूछता है, उसका पूछता है। इस सब लॉज पे वेरिफिकेशन सब आते हैं, इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे कैसे वेरीफाई करते हैं। ओके।